व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते मुझे। अब आप ही को बोल देते राव कपूर जी, आप ही मैसेज दे देना चेयरमैन साहब को कि हमारे हमारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन है, आप उसमें आएँ, और मैं ना आता, फिर उनका दावा बनता कि हमारे देखो जी डीडीसी चेयरमैन जो है वो गलत कर रहे हैं। अपने एलजी महोदय के सामने समक्ष ये बात रख के आया हूँ कि पूरे जम्मू संभाग में अगर सबसे ज़्यादा रेट है तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में। जब आवाम के लिए हम भी हैं, आवाम के लिए आप भी हैं, फिर ये क्या कारण है कि आपके अपने चुने हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को इस वक्त तक आप आकर के फ़ोन करके किसी के साथ मैसेज पैगाम भेज करके ये नहीं कहते कि हाँ जी हमने धरना देना है, आप भी आएँ जी, आप क्यों नहीं आए? मुझे इस वक्त तक किसी भी वो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो हमारे अपने फर्स्ट ईयर के लोग हैं। नहीं, पार्टी का तो मसला ही नहीं इसमें, उसमें तो सभी पार्टी के लोग हैं जो हम देख रहे हैं, हमारे भाजपा से भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के भी हैं वहाँ पे, उसमें सभी हैं। मुद्दा जायज़ है, मैं उनके साथ हूँ। मैंने कब कहा कि मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आड़े हाथों ले रहा हूँ इस मुद्दे पे, तो कम से कम उनका भी तो फ़र्ज़ बनता था, वो भी उनको भी कहना चाहिए था कि हाँ जी सराव सिंह नाग जी आप चेयरमैन हैं, आप में फ़लानी जगह पे हम धरना दे रहे हैं, हमारी बात सुनने के लिए आप आएँ, हमारे साथ बैठें। मुझे बताइए एक बार भी किसी ने अगर मुझे कहा हो कि आज यहाँ पे धरना देने बैठे हैं हम, तो आप भी आइए जी। बयानबाजी में तो कह रहे हैं कि डीडीसी चेयरमैन नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? चेयरमैन अगर देखो ना ऐसे शेड्यूल, डीडीसी चेयरमैन का भी तो कोई समय शेड्यूल होता होगा। देखिए रिबन काटने पे कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए। पहले भी इस तरह का जो इंसिडेंट वहीं पे हमारे खटरा पैंथल ब्लॉक में हुआ था। कुछ लोग पहले आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे, अब वो पासा पलटते दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा है, कुछ लोग पहले कहते थे कि सरब सिंह जी ने हमें ये कहा, सरब सिंह जी ने हमें वो कहा। आज वो कह रहे हैं कि लानत है ऐसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, लानत है ऐसे हमारे जीते हुए नुमाइंदों पे जो हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, यूथ के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आपके ही करीबी थे, या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे कि सरब सिंह जी ने हमें ये कहा, या तो वो अब आपके साथ नहीं है। आप ना मैंने किसी को पहले कहा कि आप मेरी तारीफ़ करें इतनी, ना मैंने आज किसी को कहा कि आप अगर मेरी मुखालफत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैंने किसी को पहले कहा कि आप मेरी तारीफ़ करें इतनी, ना मैंने आज किसी को कहा कि आप अगर मेरी मुखालफत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सरब सिंह नाग कोई 100% मैं कहूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझ में गलतियाँ नहीं हैं, मुझ में लाखों गलतियाँ हैं। और जो कोई उन गलतियों को गिनाता है, चाहे वो मेरे साथ वाला हो, मेरे सामने वाला हो, मेरी पार्टी का हो, मेरी विरोधी पार्टी का हो, मैं उसको प्रसाद के रूप में लेता हूँ। जल जीवन मिशन जो है, इसमें जो कंट्रैक्ट्स हैं, थोड़ा सा कंट्रैक्ट प्रोफाइल अलग से है, स्कीम्स और उसका जो पैरामीटर्स थोड़े से अलग हैं, भिन्न हैं। पहली बार इस तरह के जो कंट्रैक्ट्स हुए हैं तो हमारे पास रिस्पांस जो है वो कम आ रहा है। 6 बार उसका चेक कर रहा था मैं ऑनलाइन, 6 बार उसका रिव्यू नहीं हो रहा, लेकिन ले नहीं रहे हैं कोई। उसका क्या मतलब है सर? उसका मतलब ये है कि देखिए जो एक कंट्रैक्टर होता है पैसा चला जाएगा वापस फिर स्कीम। हाँ, ये भी अनदेखा। सर सिंह जी, एक्शन की आपने बात की, अब आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब से चेयरमैन आप बने हो या फिर डीडीसी के चुनाव ओथ ली है आप सब ने, तब के बाद से क्या क्या एक्शन किए गए हैं? क्योंकि हर एक डीडीसी अब अपनी उपलब्धि जो है वो गिनाना शुरू कर चुके हैं। क्या कुछ हुआ है? कितनी सड़कें बनी, कितने लोगों को PMAY के मकान मिले, कितने लोगों को पानी के कनेक्शन मिले, कितनी गलियाँ बनी लोगों की, क्या कुछ हुआ है? आप किस तरीके से देख रहे हैं, या फिर अभी प्रोटोकॉल की ही बात की जा रही है? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डीडीसी चेयरमैन रियासी से सरब सिंह नाग जी। कल ये एलजी साहब से मिलके आए हैं, डेलीगेशन पूरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय दिया। आपसे जानना चाहूँगा कि इस विषय पे आपका डेलीगेशन जो है वो एलजी साहब से मिलने गया था, क्या कुछ वहाँ पर चर्चा हुई है? धन्यवाद राहुल जी। कल हमारा एक डीडीसी चेयरपर्सन थे, उसमें वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स भी थे डीडीसी के हमारे। उनका हमारा एक कोई शिष्टमंडल माननीय एलजी महोदय से राजभवन जम्मू में मुलाकात हुई हमारी, और बहुत सारे इश्यूज़ जो हमारे, एक तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इश्यूज़ थे हमारे जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी के, एक तो वो बातचीत रही, और दूसरा हमारा जो PRIs हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टियर के हवाले से बहुत कुछ जो है हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ अभी इसकी पावर और स्ट्रेंथनिंग को लेकर के हमारी बातचीत रही है एलजी महोदय के साथ। तो ये हमने एक तो अपने जो इश्यूज़ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, रियासी के जो हैं, हमने रखे हैं। मैं इस तरह से जम्मू के, उधमपुर के, डोडा, सांबा, कठुआ के जो चेयरपर्सन्स थे उन्होंने अपने अपने इलाके जो इश्यूज़ हैं वो रखे हैं। काफ़ी कोई 1 घंटा तक हमारी वहाँ पे वार्तालाप हुआ है उनके साथ, और बाद में एलजी महोदय ने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को
मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ज़रिए वहाँ के जो इश्यूज़ हैं उन तक हम पहुँच के उनका हल तलाशें। तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो प्रपोज़ल रखा है और एक उन्होंने माना है इस चीज़ को कि हर महीने वो इलेक्टेड लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि जो अपने अपने ज़िला के, अपने ब्लॉक के, अपने पंचायत के जो मसले हैं वो हम डायरेक्टली एलजी महोदय के साथ रूबरू होकर के उनके समक्ष रखने वाले हैं। ये जो सारा कल की जो हमारी बातचीत का जो निष्कर्ष था वो ये था। जी जी सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आजकल सुर्खियों में है बीडीसी वर्सेस डीडीसी, प्रोटोकॉल की बात की जाती है बीडीसी और डीडीसी की। अब तक तो यही लगता है कि दोनों जो हैं एक बराबर हैं, क्या कुछ आप इसमें देखते हैं? क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रियासी में तो आप ही हेड हैं, चेयरमैन हैं आप, किस तरीके से आप देख रहे हैं रिबन काटने पे कंट्रोवर्सी जो है होती रहती है? देखिए, रिबन काटने पे कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए। पहले भी इस तरह का जो इंसिडेंट वहीं पे हमारे कटरा पैंथल ब्लॉक में हुआ था। उसके बाद दोनों हमारे जो मेंबर साहिबान हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। हमने अपनी तरफ से उनको जो भी हम पीस ऑफ माइंड दे सकते थे, एडवाइस कर सकते, हमने किया था कि इस तरह का जो बैड टेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल कम ज़्यादा या बराबर का इशू नहीं है, इशू लोगों की डेवलपमेंट का है। तो दोनों जो हमारे डीडीसी चेयरपर्सन भी और डीडीसी मेंबर साहब भी एक मैच्योर और बड़े तजर्बेकार दोनों शख्स हैं। ऐसी अपेक्षा तो नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दोबारा हो गया। और हमारी तो यही दोनों साहिबान को हमारी एडवाइस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा एक विषय था वहाँ पे कि क्लियरली थोड़ा सा डिफ़ाइन हो जाए कि किसका क्या अपना दायरे अख्तियार है, तो उस ताकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो दोबारा ना हों। सर, माइनिंग जहाँ खुली हुई है उन ब्लॉक पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, धरने जो हैं वो दिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और रेट कहीं ना कहीं जो है वो इनजस्टिस हो रहा है रियासी के साथ। कंपेयर करें हम अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, अरनास में ब्लॉक नंबर 11 और ब्लॉक नंबर 14 में जो माइनिंग अभी खुली हुई है उस पर धरने दिए जा रहे हैं। आपसे भी लोग नाराज़ हैं कि आप जो हैं उनके बीच में नहीं आ रहे हैं, उनका समर्थन देना चाहिए क्योंकि सरपंचीज है वहाँ पर। देखिए, माइनिंग का जो इशू है ये भी कल हमारे उसमें डिस्कशन में रहा है। माननीय एलजी साहब के समक्ष हमने रखा है और मैंने बड़े क्लियर और वाज़ेह तौर पर एलजी महोदय के समक्ष ये चीज़ रखी है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में मुझे कश्मीर का तो नहीं पता, लेकिन रियासी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे ज़िले हैं और जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब में रियासी ज़िला के जो ब्लॉक्स हैं उसकी जो माइनिंग के रेट्स हैं सबसे ज़्यादा हैं, जो कि एक तशवीश का बायस है। लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पीआरआईज अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग अगर चिल्ला रहे हैं तो उनका चलाना वाजिब है। ये देखिए राहुल जी, अगर इस पे हम थोड़ी सी नज़रसानी करें कि हमारी ये कोशिश ज़रूर थी कि हमारे कोई 32-33 जो ब्लॉक्स हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, सबसे पहले हमारी ये फोकस था कि पब्लिक हियरिंग हो करके और पूरा प्रोसीजर के तहत ये सभी खुलें, ताकि जो एक जो तंगी का जो एक वातावरण बना है, स्केर्सिटी जो है वो उसको थोड़ा सा मतलब कि सभी ब्लॉक्स खुल जाने पर स्कैर्सिटी की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो रेट्स वगैरह में भी फ़र्क होता है तो वो थोड़ा सा ईज़ हो। उसके साथ चलो कोरोना वगैरह की वजह से पब्लिक हियरिंग वगैरह और सारा वो प्रोसीजर ना हो सका, तो जो ब्लॉक्स खुले हैं उसमें जो लेकर के रेट्स को लेकर के जो है, पिछले जब से ये रेट्स फिक्स हुए हैं, जब से ये ब्लॉक्स खुले हैं तब से लेकर के मेरे ख्याल में मैं डिस्ट्रिक्ट अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मैंने बारहा कहा है, 2-3 बार कहा है। और पिछले हफ्ते तो स्पेशली हमने काउंसिल की जो मीटिंग बुलाई थी उसमें हमारे बीडीसी चेयरपर्सन्स भी थे, डीडीसी मेंबर साहिबान भी थे, डिप्टी कमिश्नर जी भी थे, हमारे एडिशनल डीसी भी थे, एसीआर साहब भी थे, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर भी थे, एसीडी साहब भी थे। यही एडमिनिस्ट्रेशन होती है डिस्ट्रिक्ट की। तो वहाँ पर भी मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर हदायत दी थी कि इस पर जल्दी से जल्दी जो है वो ये काम किया जाए और रेट्स को रैशनलाइज किया जाए। आप एक दिन उतरिए ना धरने पे उनके साथ। नहीं सुनिए, देखिए अब हमारे जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तकरीबन डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं, एडिशनल डीसी साहब नए आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर नए आए हैं, रेट्स जो थे थोड़े पुराने जो फिक्स हुए थे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उनको समय जो देना वो बनता था। जितना मैं समझता हूँ कि जितना मुनासिब समय देना बनता था वो मुनासिब समय हो गया है।
तो अभी अगर आज भी यही मैंने सुना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अभी हम कंपैरेटिव ही बना रहे हैं, तो मेरी ये एक हदायत समझें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी विनती समझें, रिक्वेस्ट समझें कि कंपैरेटिव बनाने में इतना टाइम मत लगाएं। कंपैरेटिव इतना कोई बहुत बड़ा कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं है कि इतने समय लग जाता है, लोगों को परेशानी है। मैं जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही होगी, मैं बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ जो है चिन्हित करूँगा, उनको बताऊँगा कि आप जल्दी करें इस मसले में, इतना लंबित मसला ये ना करें। क्योंकि देखिए नए भी हैं, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम अच्छा नहीं कर रही है, सभी ऑफिसर साहिबान जो हैं बहुत हमें बेहतरीन ऑफिसर मिले हैं, तो ठीक है। और इस वक्त कोरोना शोना का भी था और इस वजह से भी दाएँ बाएँ भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उसमें भी बिज़ी हो सकते हैं। लेकिन अब समय जो है एक्शन करने का है। एक तो ये तो हो गया मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितनी भी आज तक की मीटिंग्स हुई, या मेरी टेलीफोनिकली कन्वर्सेशंस हुई, या मेरी तरफ से उनको कोई इंस्ट्रक्शन, एडवाइस या रिक्वेस्ट गई है, मैं वो बता दिया। दूसरी तरफ से आपने कहा कि आप धरने पे क्यों नहीं उतरते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे रियासी ज़िला में 155 हमारी 53 जो हैं पंचायतें हैं, 153 हमारी पंचायत हैं, जिसमें से पहला जो धरना, चूँकि आजकल देखिए ना आजकल कौन क्या कर रहा है, 1 मिनट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि नास में भी 1 बार नहीं 2 बार धरने वहाँ पे हुए, यहाँ पे भी धरना हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक की जो परेशानी है उसको हमारे PRIs, हमारे पंच सरपंच साहिबान, या पंच सरपंच के अलावा भी जो वहाँ पे हमारे जो लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मुझे पता नहीं चला, या किसी को पता नहीं चला होगा, सबको पता चला कि ये सभी जो हैं एक जायज़ मुद्दे को लेकर के वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ का जो धरना था, यहाँ पे ये तो हमारे प्रांगण में ही धरना दिया उन्होंने। तो एक मेरी आपके माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट है कि अगर आवाम के लिए हम भी हैं, आवाम के लिए आप भी हैं, फिर ये क्या कारण है कि आपके अपने चुने हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को इस वक्त तक आप आ करके फ़ोन करके किसी के साथ मैसेज पैगाम भेज करके ये नहीं कहते कि हाँ जी हमने धरना देना है, आप भी आएँ जी, आप क्यों नहीं आए। मुझे इस वक्त तक किसी भी, वो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो हमारे अपने फर्स्ट ईयर के लोग हैं। नहीं, पार्टी का तो मसला ही नहीं है उसमें तो सभी पार्टी के लोग हैं जो हम देख रहे हैं, हमारे भाजपा से भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के भी हैं वहाँ पे, उसमें सभी हैं। मुद्दा जायज़ है, मैं उनके साथ हूँ। मैंने कब कहा कि मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आड़े हाथों ले रहा हूँ इस मुद्दे पे, तो कम से कम उनका भी तो फ़र्ज़ बनता था, वो भी उनको भी कहना चाहिए था कि हाँ जी सराब सिंह नाग जी आप चेयरमैन हैं, आप में फ़लानी जगह पे हम धरना दे रहे हैं, हमारी बात सुनने के लिए आप आएँ, हमारे साथ बैठें। मुझे बताइए एक बार भी किसी ने अगर मुझे कहा हो कि आज यहाँ पे धरना देने बैठे हैं हम, तो आप भी आइए जी। बयानबाजी में तो कह रहे हैं कि DDC चेयरमैन नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? चेयरमैन अगर देखो ना ऐसे शेड्यूल, DDC चेयरमैन का भी तो कोई समय शेड्यूल होता होगा, उसको भी कोई आगे पीछे काम होता होगा। अगर फिर भी इतनी उम्मीद अपनापन समझ के वो कर रहे हैं कि नहीं जी उनको पहुंचना चाहिए था, मैं पहुंच भी जाता, लेकिन कम से कम ये भी क्या बात हुई कि आप इतना कुछ वहाँ से अनाज से लेकर के आप हमारे ज़िला मुख्यालय के बाहर तक आ गए, और इस वक्त तक आपने एक मैसेज ही कर देते मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते मुझे, अब आप ही को बोल देते राव कपूर जी आप ही मैसेज दे देना चेयरमैन साहब को कि हमारे हमारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन है, आप उसमें आएँ, और मैं ना आता, फिर उनका दावा बनता कि हमारे देखो जी DDC चेयरमैन जो है वो गलत कर रहे हैं। तो मेरी उनसे भी मेरी अपील है, सबसे अपील है कि ठीक है प्रोटेस्ट जो आपका जायज़ है, हम आपके साथ हैं। अगर जहाँ पे अड़ना होगा, मैं कल अपने LG महोदय के सामने समक्ष ये बात रख के आया हूँ कि पूरे जम्मू संभाग में अगर सबसे ज़्यादा रेट है तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको रैशनलाइज करना चाहिए। और उन्होंने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम जरूर मांग रहे हैं, लगे हुए हैं उस पर, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने में। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये इंस्ट्रक्शन है, हदायत है कि जल्दी से जल्दी इस जो रेट्स हैं हमारे, इसको रैशनलाइज किया जाए और लोगों को ताकि थोड़ा राहत मिले। हमारे जितने भी इस वक्त देखिए हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने केसेस हैं, ये यहाँ पे सरपंच साहिबान बैठे हुए, इनके कितने केसेस जो हैं अड़े रुके हुए हैं। तो इसी वजह से इसके अलावा हमारे जो पंचायतों को इन्होंने ब्लॉक्स जो हैं वो देने थे ईयर मार्क करके कि हाँ जी यहाँ से पंचायतें जो हैं वो उठा सकती हैं माइनिंग का जो मटेरियल है, वो भी इस वक्त तक नहीं हुआ। तो और कितना समय जो है मैं समझता हूँ कि जो एक मुनासिब समय होना चाहिए था वो हो गया। अब एक्शन की बारी है और मुझे उम्मीद है
कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लेगी। जी सर सिंह जी, एक्शन की आपने बात की। अब आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब से चेयरमैन आप बने हो या फिर डीडीसी के चुनाव ओथ ली है आप सब ने, तब के बाद से क्या क्या एक्शन किए गए हैं? क्योंकि हर एक डीडीसी अब अपनी उपलब्धि जो है वो गिनाना शुरू कर चुके हैं। क्या कुछ हुआ है? कितनी सड़कें बनी, कितने लोगों को पीएमएवाई के मकान मिले, कितने लोगों को पानी के कनेक्शन मिले, कितनी गलियाँ बनी लोगों की, क्या कुछ हुआ है? आप किस तरीके से देख रहे हैं या फिर अभी प्रोटोकॉल की ही बात की जा रही है? देखिए राहुल जी, जहाँ तक ये जितने भी आपने विभाग और उनके जो कामकाज का उसका गिनवाया है, अभी हमें हमारे बने हुए 6 ही महीने हुए हैं। तो इसमें सबसे जो नए फाइनेंशियल ईयर को शुरुआत होती है, सबसे पहले क्या होती है कि हम उसका बजट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। एक तो वो प्रक्रिया जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है। उसका 50% जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 2021 और 22 का फाइनेंशियल ईयर का जो था वो आ गया हुआ है, हमारे पास गवर्नमेंट ने भेज दिया हुआ है। और उसकी एस्टिमेशन, उसके बाद जो कामकाज की जगहों पे भी हमारे जो उसमें से जो काम है वो शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जितने भी कामकाज आजकल टेंडर के ज़रिए होने हैं, तो कुछ प्रक्रिया जो है एस्टिमेट्स से निकल करके टेंडरिंग में हमारी चली गई है। इसी प्रकार से जो हमारा पानी का आपने जिक्र किया, हर एक विभाग में हर एक चीज़ के लिए एक जो है ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो स्कीम्स के अपने पैरामीटर्स होते हैं। उसकी पैरामीटर्स के अंदर रह करके ही हमें वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। मुझे खुशी है कि हमारे जितना जल जीवन मिशन में इस वक्त तक 3-4 स्कीमों पे काम हमने शुरुआत कर ली है। उसमें भूभाग में इस वक्त 2 स्कीमें जो चल पड़ी हैं, 2 स्कीमें जो अलॉटमेंट हो चुकी है और जो कंट्रैक्टर कंसर्न है मुतल्लिका जो है वो कामकाज शुरू करने की उसमें है। इसी प्रकार से रियासी में भी 2-3 स्कीमें जो हैं रियासी डिवीज़न की और हमारी मैच्योर हो चुकी हैं। कुछ मैं डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि कितने। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जल जीवन मिशन जो है इसमें जो कंट्रैक्ट्स हैं, थोड़ा सा कंट्रैक्ट प्रोफाइल अलग से है, स्कीम्स और उसका जो पैरामीटर्स थोड़े से अलग हैं, भिन्न हैं। पहली बार इस तरह के जो कंट्रैक्ट्स हुए हैं तो हमारे पास रिस्पांस जो है वो कम आ रहा है। 6 बार उसका चेक कर रहा था मैं ऑनलाइन, 6 बार उसका रिव्यू नहीं हो रहा, लेकिन ले नहीं रहे हैं कोई। उसका क्या मतलब है सर? उसका मतलब ये है कि देखिए, जो एक कंट्रैक्टर होता है पैसा चला जाएगा वापस फिर स्कीम का। हाँ, ये भी अंदेशा है। तो कंट्रैक्टर जो होता है, कंट्रैक्टर नेचुरली एक प्राइवेट एंटिटी है, बिजनेसमैन है। उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा उसको वापस मिला उसकी, और जब उसके पास चॉइस हो, इस वक्त काम ही बहुत हैं उसको, अगर रोड्स के काम मिल रहे हैं उसको, रोड के काम में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको ज़्यादा इंटर्न है, तो इसलिए वो प्रेफर करेगा कि वहाँ पे मैं पैसा लगाऊँ जहाँ से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है कि अगर फ़र्ज़ करिए हमारी 4 करोड़ की स्कीम है, उसमें तो 60-70% उसमें जो मटेरियल कास्ट है, जो कि पहले मटेरियल को परचेज़ करके वहाँ पे 4 करोड़ का 70% का मतलब हो कि 2 करोड़ 80 लाख उसको मटेरियल ख़रीद करके एडवांस में वहाँ पे साइड पे डालना है और फिर काम शुरू होगा। तो इसलिए इतनी इन्वेस्टमेंट करके उसको फिर वो रिटर्न भी देखता है। तो इस ढंग से उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं जिसमें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रिस्पांस है ठीक आ रहा है। और अभी इस वक्त कोई 25-26 टेंडर जो हैं हमने लगाए हुए हैं, उसमें से जो रिस्पांसेस हैं आ रहे हैं। मेरी आज भी बात हुई है एक्शन साहब से, तो इसी प्रकार से हमारे एक आखिरी पीएमएवाई के मकान क्यों रुके पड़े हैं सर? इतना समय हो गया, गरीब लोगों के मकान टूटते जा रहे हैं, बरसात आ रही है, कब पक्के मकान होंगे? 2022 तक लगता नहीं है ऐसा ये पूरा होगा। काफ़ी देर हो गई, पीएमएवाई के मकान आ नहीं रहे हैं, पंच सरपंचों को गालियाँ पड़ रही हैं लोगों से। नहीं, देखिए, जो हमारा 2011 का सेंसस के मुताबिक सर्वे हुआ, क्योंकि उस वक्त तो मैं इलेक्टेड नहीं था, उस वक्त जो सर्वे हुआ, सर्वे के मुताबिक जो लोग चिन्हित किए गए कि ये हाउसलेस हैं, इनको मकान मिलना चाहिए, वो पूरा हमारा रियासी ज़िला का जितने भी सम टोटल था वो भेजा गया। उसके उपरांत जब देखा गया कि बहुत सारे गांव जो हैं वो छूट गए हैं, तो दोबारा सर्वे हुआ जिसको हम आवास प्लस बोलते हैं, वो लिस्ट अभी जो है वहाँ पे पेंडिंग है। अब ये सारी जो स्कीम है ये सेंटर की स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वो सेंटर वाले बोलते हैं कि हमने जो फर्स्ट लिस्ट थी वो जब कंप्लीट हो जाती है तो तभी वो सेकंड लिस्ट जो है वो देंगे। तो फर्स्ट में थोड़ा सा अलग अलग किस्म के कारण हैं जिसकी वजह से जो फर्स्ट लिस्ट के हमारे मकानात थे वो नहीं बन पाए हैं। इसमें माइनिंग की वजह से रुकावट भी हो सकती है, हुई है। उसके बाद कई जगहों पे जो है खुद जो बनाने वाला है
मतलब कि वहाँ पे भी सिलेक्टनेस हो सकती है, डिपार्टमेंट की भी सिलेक्ट। अब जहाँ तक डिपार्टमेंट वगैरह की सिलेक्टनेस थी, वो तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपना काम जो है पूरी ईमानदारी और तनदेही से कर रहे हैं। तो जो माइनिंग वगैरह के इश्यूज़ थे तो वो भी थोड़ा थोड़ा इस वक्त तो ईज़ आउट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर, और बहुत सारी जगहों पे ये मकानात बन भी चुके हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे मकानात जो फर्स्ट लिस्ट के थे वो बन भी चुके हैं। तो इसमें और तेज़ी से हम इसको स्पीड अप करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये हमारे फर्स्ट लिस्ट का हो जाता है तो सेकंड लिस्ट के लिए गवर्नमेंट जो है तैयार बैठी है, ताकि 2022 तक का जो आवास का जो एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो पूरा हो सके। एक आखिरी सवाल है मेरा, थोड़ा सा पर्सनल है। कुछ लोग पहले आपकी बड़ी तारीफ़ करते थे, अब वो पासा पलटते दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा है, कुछ लोग पहले कहते थे कि सरब सिंह जी ने हमें ये कहा, सरब सिंह जी ने हमें वो कहा। आज वो कह रहे हैं कि लानत है ऐसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, लानत है ऐसे हमारे जीते हुए नुमाइंदों पे जो हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, यूथ के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। आपके ही करीबी थे, या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे कि सरब सिंह जी ने हमें ये कहा, या तो वो अब आपके साथ नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, अब मैं, सवाल मेरा जायज़ है, आप भी जानते हो। आपका सवाल जायज़। देखिए, ना मैंने किसी को पहले कहा कि आप मेरी तारीफ़ करें इतनी, ना मैंने आज किसी को कहा कि आप अगर मेरी मुखालफत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो सामाजिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन में कोई किस तरह से आंकलन करता है किसी व्यक्ति विशेष को, नेता विशेष को, प्रतिनिधि विशेष को, वो उसका अपना पर्सनल चॉइस होती है और पर्सनल उसके एक समझ का स्तर होता है। आप उनको लेके जाने वाले थे कंपनियों के पास, आपने उनसे वादा किया था कि हम टूरिज़्म को लाएंगे, जहाँ पे इलीगल था वहाँ पे भी आपने वादा किया कि मैं करूँगा। ऐसे बयान उनकी तरफ से आए थे? नहीं, वो उनकी तरफ से वो ही कह सकते हैं कि वो किस ढंग से उन्होंने, आपने नहीं कहा था कि मैं कंपनियों से टेबल टॉक करवाऊँगा, ऐसा उसकी प्रक्रिया चल रही है। हमारी जो फर्स्ट सेकंड, देखिए मैंने कहा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हैं वो चेंज हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सा किसी सिस्टम, अब उनके लिए जो नए ऑफिसर आए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक नई चीज़ है कि कंपनियां क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट भी पहली बार हेड कर रहे हैं हमारे ऑफिसर, तो इसलिए थोड़ा सा समय उनको देना बनता था, वो समय हमने दिया। इस विषय पे 2 बार हमारी मीटिंग्स जो हैं हो गई हैं। नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है, कुछ हमारे जो ये PRCL के हेड थे, उनके कोई उनके परिवार में कोई डेथ हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लंबित हो गया। हम अपने काम पे बिल्कुल लगे हुए हैं। हमने एडिशनल DC को पूरे इलाके में जहाँ भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहे हैं वहाँ पर भेजा था, वहाँ से भी इनपुट्स आए हैं और नेक्स्ट हम बड़ी जल्दी इस पे बैठक भी करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। संबंधित जितने भी लोग उनको बुला करके, और हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको भी बीच में बैठाएँगे। दूसरी चीज़ से राहुल जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं तारीफ़ के लिए काम नहीं करता, ना किसी की मुखालफत से मुझे कोई क्षति पहुंचती है कि नहीं जी मेरी वहाँ पे बड़ी तारीफ़ हुई थी और यहाँ पे मैं एक रस रहने वाला इंसान हूँ। दुख में, सुख में, धूप में, छाँव में जो इंसान एक रस रहता है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छा ही हो। अगर किसी को अच्छा लगता है तारीफ़ कर देता है, किसी को बुरा लगता है तो मुखालफत कर देता है। मैं मुखालफत के हवाले से मैं ये बताऊँ कि सरब सिंह नाग कोई 100% मैं कहूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझ में गलतियाँ नहीं हैं, मुझ में लाखों गलतियाँ हैं। और जो कोई उन गलतियों को गिनाता है, चाहे वो मेरे साथ वाला हो, मेरे सामने वाला हो, मेरी पार्टी का हो, मेरी विरोधी पार्टी का हो, मैं उसको प्रसाद के रूप में लेता हूँ और अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मूल मंत्र है। बाकी मैं जो अगर कोई मुझ में खामियाँ निकालते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम और कोशिश करेंगे और हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको जो असुविधा हुई है वो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। तो एक्सक्लूसिव हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सरब सिंह नाग, जो कि DDC चेयरमैन है रियासी से। कल ही LG साहब से मिल के आए थे। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।